सेनवेट क्रेडिट स्कीम रूल्स में जाइए, सेनवेट क्रेडिट स्कीम, क्योंकि सेनवेट क्रेडिट स्कीम इधर एक्साइज के लिए भी है, उधर कस्टम्स के लिए भी है, तो नेचुरल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेनवेट क्रेडिट स्कीम में। इसमें लेकिन आप थोड़ा सा वो भी पढ़ लीजिए, वो सेटलमेंट कमीशन, इस बार थोड़ा सा सेटलमेंट कमीशन में कुछ चेंजेस किया, काफ़ी सेटलमेंट कमीशन में कुछ चेंजेस किया, इसीलिए को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है सेटलमेंट कमीशन, पर्टिकुलरली एक्साइज के अंदर। एक्साइज अब सेटलमेंट कमीशन सर्विस टैक्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, आपको तो पता होगा। म्यूटाटिस म्यूटांडिस प्रोविजंस ऑफ सेटलमेंट कमीशन आर एप्लीकेबल टू सर्विस टैक्स आल्सो, पता है ना? हाँ, ध्यान दीजिए, सेटलमेंट कमीशन रिलेटेड भी थोड़ा सा पढ़ के जाइए। अब सेनवेट क्रेडिट स्कीम में क्या क्या चेंजेस है। सेनवेट क्रेडिट स्कीम एप्लीकेबल टू कॉमनली एप्लीकेबल टू सेंट्रल एक्साइज एंड आल्सो सर्विस टैक्स। सेनवेट क्रेडिट स्कीम में क्यों मैं कहना चाह रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। रूल 4 में मेजर चेंजेस आए हुए, आप टिक कीजिए। रूल 4 में सेनवेट क्रेडिट स्कीम की जड़ है इस बार। एक तो इन्होंने कह दिया इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज पे सेनवेट क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट इन्होंने 6 मंथ से 1 ईयर कर दिया। यू कैन बुक क्रेडिट सेनवेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंट्री कब तक मार सकते हैं? 1 ईयर। पहले कितना था? 6 मंथ्स। सो जरूर इस पे ध्यान दीजिए। यू कैन बुक सेनवेट क्रेडिट, you can pass an entry within 1 year of date of invoice। पहले कितना था? 6 months, नंबर 1। मगर कैपिटल गुड्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि कैपिटल गुड्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कैपिटल गुड्स कभी भी ले सकते हो। नंबर 2, यूटिलाइज करने के लिए कोई टाइम लिमिट अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। एक बार लेने के बाद आप नहीं करते तो आपका बेटा नहीं तो आपका पोता यूटिलाइज कर सकता है 30, 40, 50 साल के बाद, यही सेम स्कीम है तो। मगर लेने के लिए तो 1 ईयर टाइम लिमिट ध्यान दीजिए। नंबर 2, जॉब वर्कर पहले अनऑफिशियली अलाउ कर रहे थे, अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं। इनपुट्स वगैरह वगैरह आप सप्लायर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप मेरे को नहीं, सीधे मेरे जॉब वर्कर के पास भिजवा दीजिए। डायरेक्ट डिस्पैच टू जॉब वर्कर इज ऑफिशियली अलाउड नाउ। डायरेक्ट डिस्पैच टू जॉब वर्कर, व्हाट द पॉइंट? सो मेरा जॉब वर्कर है, मेरा जॉब वर्कर है, ही इज समवेयर इन दिल्ली, और मेरा कस्टमर है मेरठ में, दिल्ली से आगे, और मेरा सप्लायर, सॉरी कस्टमर नहीं, मेरा सप्लायर मेरठ में और मेरा जॉब वर्कर दिल्ली में। मैं तो जयपुर में हूँ, मैं मेरठ से जयपुर लेके आऊँ वया दिल्ली और यहाँ जयपुर से दिल्ली भेजूँ? बेवकूफ़ी है। वो तो पहले भी अलाउ कर रहे थे, अभी अनऑफिशियली अलाउड है, अब ऑफिशियली डिक्लेयर किए इन्होंने। रूल 11 सेंट्रल एक्साइज रूल्स में पढ़िए, कहते हैं कि डायरेक्ट डिस्पैच टू जॉब वर्कर इज़ अलाउड। मतलब आई कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू माई मेरठ सप्लायर टू सप्लाई goods directly to my job worker located in Delhi। लेकिन रूल 11 में कहा कि वहाँ इनवॉइस में जॉब वर्कर के भी डिटेल्स होनी चाहिए, नेचुरल। एंड नंबर 2, सेनवेट क्रेडिट स्कीम में क्या कहा गया, ऐसा यदि डायरेक्ट डिस्पैच होता तो इसके लिए टाइम लिमिट कहते हैं। इनपुट्स के लिए जिस दिन जॉब वर्कर ने रिसीव किया, हेलो, आप अपने प्रेमिसेस से जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो तो डेट ऑफ सेंडिंग से 180 डेज़ के अंदर वापस ले आओ, इनपुट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए टाइम चेंज किया, अब कहते हैं कितना? 2 ईयर्स। कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजोगे या भिजवाओगे 2 साल के अंदर ले आओ, इनपुट्स के लिए तो 180 डेज़ के अंदर ले आओ। लेकिन डायरेक्ट डिस्पैच फ्रॉम सप्लायर टू जॉब वर्कर है तो किस डेट से 180 डेज़, किस डेट से 2 साल काउंट करना? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट बाय जॉब वर्कर लेना। जिस दिन जॉब वर्कर ने रिसीव किया उस दिन से 180 डेज़
और 2 years एज द केस में भी गिनो। लेकिन आप अपने प्रेमिसेस से जॉब वर्कर के पास भेजोगे तो जिस दिन डिस्पैच कर रहे हो उस दिन से 180 days और 2 years, दोनों में डिफरेंस आया समझ में? ये इस पे ध्यान देना। प्लस रूल 47 सर्विसेज रिलेटेड, पहले पार्शियल रिवर्स चार्ज, टोटल रिवर्स चार्ज ये हंगामा था। अब पार्शियल रिवर्स चार्ज, टोटल रिवर्स चार्ज कुछ भी हो, आपको सेनवैट क्रेडिट कब मिलेगा? उसके लिए तो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल अपना अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली कहते हैं चाहे पार्शियल हो टोटल हो उसका मेंशन ही मत करना। रिवर्स चार्ज के अंदर आप सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, डेट ऑफ पेमेंट पे आपको सेनवैट क्रेडिट मिलेगा। ये तो कौन सी नई बात सीख रहे हैं? डेट ऑफ पेमेंट पे आपको सेनवैट क्रेडिट मिलेगा, मगर पेमेंट ऑफ व्हाट? इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, सर्विस चार्जेस एंड सर्विस टैक्स। दोनों पे करना, कोई एक ही पे करना? क्या करना? इसके लिए अब सिंप्लीफाई किया इन्होंने। अब कहते हैं यू सिंपली पे सर्विस टैक्स एंड टेक क्रेडिट। वो जाए बाढ़ में, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, whoever it is, let him go to hell। वो आपको चार्जेस पे करो ना करो हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सर्विस टैक्स जमा करो, जिस दिन जमा करो उस दिन क्रेडिट ले लो। केवल अब आफ्टर दिस अमेंडमेंट सर्विस टैक्स पे करके गवर्नमेंट को आप क्रेडिट ले सकते हैं। वो ये नहीं चेक करेंगे कि आपने चार्जेस सर्विस प्रोवाइडर को पे किया नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव इट, रूल 14 आप टिक करो। रूल 14 में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रूल 7 एंड रूल 14 कहीं भी नोट करो। रूल 7 एंड रूल 14 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड रूल 7 में इसीलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डिपार्टमेंट ने रिसेंटली सर्विस टैक्स के अंदर 2014-15 के बीच में एक सर्कुलर इश्यू करके रेशियो कैसे कैलकुलेट करना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक से ज़्यादा यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो रेशियो कैसे निकालना? रेशियो निकालना है ना, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर बेसिस पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। पढ़ा नहीं पढ़ा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रूल 7 हो, सेनवैट क्रेडिट रूल्स? चलो नोट करो कम से कम। रूल 7 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक सर्कुलर आया हुआ, उस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऑलरेडी CMA फाइनल में आ चुका है इस बार। सो रूल 7 एंड रूल 14 भी इंपॉर्टेंट है। रूल 14 रिकवरी ऑफ सेनवैट क्रेडिट विथ और विदाउट इंटरेस्ट। रॉन्ग क्रेडिट टेकन, रूल 14 आप टिक करो। मैं तो मेरे अनुसार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 14। पूछो क्यों? क्योंकि कितनी बार, तीसरी बार अमेंड किया इनको, इसको अभी तीसरी बार अमेंड किया लास्ट 3 इयर्स में, 4 इयर्स में 3 बार अमेंड किया। बीच में केस आया था, फिर अमेंड किया, फिर अमेंड किया, क्योंकि करना पड़ा। यू हैव टेकन क्रेडिट रॉन्गली। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। आपने गलती से क्रेडिट लिया, लेना नहीं था, एलिजिबल नहीं थे, फिर भी ले लिया, ये तो रॉन्ग क्रेडिट है कि नहीं? मगर यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, क्या फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? बताओ। आपने 50,000 का सेनवैट क्रेडिट एंट्री की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, एंट्री मारी, ये मतलब आपने अवेल किया, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, कहीं यूज़ ही नहीं किया, पड़ा हुआ, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना? तो था, ऐसा था, क्योंकि पहले 2012 से पहले जो प्रोविज़न था, सेनवैट क्रेडिट टेकन और यूटिलाइज्ड रॉन्गली, और का मतलब या तो रॉन्गली लिया या रॉन्गली यूटिलाइज किया तो पे इंटरेस्ट। उसके डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए, कोई डिफरेंट स्टेट लेवल हाई कोर्ट्स ने, कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि ये तो इंटरेस्ट देना ही देना है, लिटरल कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करके। कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि
रीजनेबल कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करो, यूज ही नहीं किया तो इंटरेस्ट काहे को देना, चल देना नहीं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिटरल कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उसके अनुसार तो लेने से इंटरेस्ट देना पड़ रहा, तो फाइनली गवर्नमेंट ने सोचा ये तो सही नहीं है। अब अमेंड किया 2012 में एक बार, 12-13 में एक बार अमेंड किया, फिर एक बार करना पड़ा, अब रिसेंटली अमेंड किया इन्होंने क्लैरिटी के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट देना है तो किस डेट से देना, किस अमाउंट पे देना। फॉर एग्जांपल 50,000 की एंट्री मारी आपने, 50,000 यूज़ नहीं किया, 20,000 यूज़ किया, तब क्या करना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए। डेट किस डेट से कैलकुलेट करना, किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना, उसके लिए अब की बार इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया बहुत अच्छा से। सो अब एक एक चीज़ को डिटेल में भी समझा दिया। नंबर 1 कहते हैं कि सेन वैट क्रेडिट टेकन रॉन्गली बट नॉट यूटिलाइज्ड, द अमाउंट इज रिकवरेबल। इसका मतलब नो इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2, सेन वैट क्रेडिट टेकन एंड यूटिलाइज्ड रॉन्गली, टेकन एंड यूटिलाइज्ड रॉन्गली, द अमाउंट इज रिकवरेबल विथ इंटरेस्ट। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्लैरिटी के साथ, मतलब इतना क्लियरली लिख दिया कि सिंपल लैंग्वेज में, जैसे टीचर अपने नोट्स में लिखता है। नंबर 3 कहते हैं सेन वैट क्रेडिट हैज़ बिन रिफंडेड एरोनियसली, बाई मिस्टेक गवर्नमेंट ने रिफंड किया, इसमें यूटिलाइजेशन इररेलेवेंट है, इसलिए कहते हैं कि रिफंडेड एरोनियसली, सो क्या करना, रिकवरेबल विथ इंटरेस्ट। ओके, इश्यू ये होता है इंटरेस्ट कब से, किस अमाउंट से। लेने को तो 50,000 का क्रेडिट लिया, पूरा तो यूटिलाइज नहीं किया, और इसके पास और भी क्रेडिट था यूज़ करने का, किस बेसिस पे करोगे। अब ये कन्फ्यूजन हो गया था। विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स अगेन इन्होंने अमेंड किया, अभी रिसेंट 2015 में अमेंड किया। अब कहते हैं इन ए गिवन मंथ द यूटिलाइजेशन कैसे, पर्टिकुलर मंथ में जब यूटिलाइज करते हो, 6 तारीख को फॉर एग्जांपल लेते हो, 6 तारीख को पे करते हो, है ना। कहते हैं ओपनिंग बैलेंस इज सेट टू बी यूज्ड फर्स्ट। FIFO मेथड है, सिंपल, वो FIFO मेथड बोल रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस पहले यूज़ किया माना जाएगा। हेलो, ओपनिंग बैलेंस खत्म होने के बाद फिर सेन वैट क्रेडिट टेकन, एक्रूड एंड टेकन, एलिजिबल एंड टेकन। सो एलिजिबल अमाउंट इसके बाद यूज़ किया माना जाएगा, बाद में इनएलिजिबल अमाउंट लास्ट में यूज़ किया माना जाएगा। वो भी कहते हैं कि कब लिया वो इर्रेलेवेंट है। द इनएलिजिबल अमाउंट यू आर डीम्ड टू हैव टेकन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच यू हैव टेकन। जिस महीने में एंट्री करते हो रॉन्ग क्रेडिट की, उस महीने में लास्ट डे में आपने एंट्री मारी, ये माना जाएगा। तब तक तो लिया ही नहीं, आप समझ गए ना। सो लास्ट डे एंट्री मारी वो माना जाएगा, और फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस यूज़ किया आपने, इसके बाद एलिजिबल क्रेडिट्स यूज़ किया, इसके बाद जो गलती से लिया क्रेडिट बाद में यूज़ किया माना जाएगा। सो नेचुरली उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है 18% इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट 18% इंटरेस्ट के साथ पे करोगे। सो क्लैरिफिकेशन दिया। स्मॉल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉइन करने में उनको भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। FIFO मेथड याद कीजिए। सो इसीलिए मैं समझता हूँ कि रूल 14 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सेन वैट क्रेडिट में रूल 4 एंड रूल 14 बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए।